स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था में जातीय भेदभाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखने के बाद अब उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पत्र लिखा है। इन पत्रों में राहुल गांधी ने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की अपील की है, जिससे कि जातीय भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और भेदभाव मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है ट्वीट किया है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है, जातीय भेदभाव पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते आगे, श्रीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां निशिकांत दुबे के बयान पर अब सियासत देखने को मिल रही। उमर अब्दुल्ला ने आपातकाल की याद दिलाई है। जी हां, श्रीनगर की जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान का जवाब दिया है। आपको बता दें, इसको लेकर सियासत देश भर में देखने को मिल रहा है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। उमर अब्दुल्ला ने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या इंदिरा गांधी के आपातकाल को अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी? इसे चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत और विधायिका का अपना स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र है और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोनों अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम करे। तो निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर देश भर में बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया और उन्होंने इंदिरा गांधी के दौरान आपातकाल की याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दखलंदाजी की थी और फैसला सुनाया था और अब भी जो अधिकार क्षेत्र है वो उस पर काम करे, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। अब जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहां रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है। कई सारे ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। अब जब और दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आम लोग भी जुड़कर पुलिस की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ऐप के जरिए लोगों को नागरिकों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की शिकायतें की और इससे न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि कुछ लोगों को 3-3, 4-4 बार अवार्ड भी मिले। वीके सक्सेना ने कहा कि जब इस योजना की शुरुआत हो रही थी तब अवार्ड की राशि को लेकर विचार चल रहा था कि इसे 10,000 या फिर 20,000 रुपए रखा जाए ताकि लोग ज्यादा भागीदारी अपनी दिखाए। उपराज्यपाल ने भरोसा जताया कि इस योजना से दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में आगामी दिनों में सुधार आएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये ट्रैफिक पैरी का जो एक शानदार कार्यक्रम किया और आपने जैसे देखा कि किस तरीके से लोग, पब्लिक के लोग अब इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं।
मेरा अपना मानना है कि हर नागरिक जो है पुलिस का कार्य कर सकता है, पुलिस की आंख नाक बन सकता है। और इसी तर्ज में आपने देखा कि कितने सारे लोगों ने ट्रैफिक वायलेशंस की कंप्लेंट पुलिस के ऐप पर करी और जिसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिले गए। मुझे याद है कि जब इसकी योजना बन रही थी तो उस वक्त ये सवाल आ रहा था कि क्या इसमें कोई अवार्ड रखा जाए या न रखा जाए। कभी इस पर विचार हुआ कि शायद 10,000 रुपए का अवार्ड दिया जाए या 20,000 रुपए का अवार्ड दिया जाए, लेकिन मेरा मानना था कि जब अवार्ड को बढ़ाया जाता है तो उससे लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट उसमें करते हैं और उनके अंदर एक ऊर्जा जागती है। मैं सब बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी जरूरत की चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जरूरी सामानों की कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है वहां सख्त कार्रवाई किए जाए, एक्शन लिए जाए और इसके लिए पुलिस की मदद लेकर आरोपियों पर केस भी दर्ज किया जाए और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर इस मामले को लेकर गिरफ्तारी भी किए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर कहीं ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है तो लोग सीधे सरकार तक इस बात को पहुंचाए जिससे कि समय पर ही तत्काल कार्रवाई हो सके। हाईवे बहाली को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि 1 से 2 दिनों के भीतर कम से कम वन वे ट्रैफिक बहाल कर दिया जाए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो खुद रामबन जाकर हालातों का जायजा लेंगे और अफसरों के साथ बैठक करेंगे और सरकार की इस तत्परता से लोगों को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की घटना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर गहरी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी आपदा है जिसमें एक पूरा गांव तबाह हो गया और 3 लोगों की जानें भी गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री से इस मामले में तुरंत ध्यान देने की अपील की है और उन्होंने कहा कि इस हादसे से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। रामबन हादसे को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर जो है प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई है आने और हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। डिजास्टर है, इट इज एक्चुअली अ नेशनल डिजास्टर। होल village has come down. 3 people have died. We do not know what other has happened this year. It is a major disaster. And I'm hopeful that Government of India and the Prime Minister will take note of it and give maximum assistance to these people. माघ में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ भी 2 लोग मर गए हैं, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। दिस इज नेचुरल डिजास्टर एंड दिस डिजास्टर हैज टू बी मेट एंड द फ्यूचर वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। वहाँ नाले जो है उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन सड़कों पर नहीं जाए और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि अब वहाँ बस नहीं सकते हैं, वो सारा पहाड़ नीचे आ गया। बढ़ते आगे, कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एसएससी शिक्षक और अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और एसएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 26,000 शिक्षकों की नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि यह पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो दूषित रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उनकी नौकरियों को सुरक्षित किया जाए और न्याय दिलाया जाए। फिलहाल प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल भी तनावपूर्ण बना हुआ है। तो एसएससी अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन कोलकाता से ये खबर आपको बताते चले। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश, अभ्यर्थियों में आक्रोश और वो मांग कर रहे हैं कि जिनकी नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है उनको आश्वासन दिया जाए, उसको लेकर जो उनकी मांग है उसको पूरे किए जाए।
बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सीवी आनंद बोस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के कमांड अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जाहिर की। साथ ही साथ कहा कि वह उनका हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने गई थी और फिलहाल अस्पताल में वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और उसके बाद उन्होंने आकर उनकी तबीयत को लेकर भी जानकारी साझा की और कहा कि उनकी जो हालत है वो फिलहाल स्थिर है और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके। और दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। करकरडूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ जो है वो करके पूछताछ की और इसके बाद जो है लेडी डॉन जिक्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सीलमपुर हत्याकांड से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ पुलिस ने की है और 2 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। साथ ही साथ लेडी डॉन जिक्रा को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो सीलमपुर हत्याकांड में ये अपडेट सामने आई है। पुलिस लगातार इस पर सक्रिय नजर आ रही है और मामले की एक-एक पहलू की जांच जारी है। बढ़ते आगे। पटना में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब देते हुए कहा कि महागठबंधन की ना तो नीतियां एक जैसी है और ना ही विचारधारा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकी दोस्ती किस बात की थी, क्या महागठबंधन की नीतियां और सोच एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों की भी याद दिलाई और कहा कि तब भी महागठबंधन को जनता ने नकारा था और इस बार भी उनके ही हिस्से हार आने वाली है। अनुराग ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि जनता एक बार फिर एनडीए को ही चुनेगी और विपक्ष की अस्थिर एकता को पूरी तरह से खारिज कर देगी। तो एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया है और उन पर जो है जुबानी हमला बोला है और उन्होंने कहा कि एनडीए ही इस बार जीतेगी और जिस तरीके से देखें जनता के दिलों में एनडीए है और जनता जनार्दन का सपोर्ट जो है एनडीए को ही मिलेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी इंडिया को गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। और बढ़ते हैं आगे। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी से मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिंदरी थाना क्षेत्र में रविवार की रात से लापता नाबालिग लड़कियों की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सक्रियता दिखाई और एक बड़ी तस्करी को अंजाम देने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने 4 तस्करों को नाबालिग के साथ रंगे हाथों पकड़ा है और तुरंत पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिलहाल सिंदरी पुलिस पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से जो है पूरी बारीकी से पूछताछ कर रही है ताकि मानव तस्करी के इस नेटवर्क की पूरी परतें खोली जा सके। और इस पूरे मामले ने स्थानीय लोगों में जरूर हड़कंप मचा दिया है और परिजन भी कहीं न कहीं राहत की अब सांस ले रहे हैं कि समय रहते बच्चियों को बचा लिया गया। तो सिंदरी में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा और कई सारे बच्चियों को तस्करों की चपेट से निकाला गया है। हालांकि परिजन जो है वो अब राहत की सांस ले रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है जिससे इसके जो और तार जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों तक, नेटवर्क तक जो है पुलिस पहुंच सके।
बढ़ते हैं आगे। भागलपुर कचहरी परिसर में इस वक्त हड़कंप मच गया जब पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति शैलेंद्र शाह उर्फ चिंटू अपनी पत्नी प्रियंका को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्नी अपनी मां के साथ वहां से भागती हुई नजर आई। दरअसल अलीगंज अंबाबाग लेन निवासी शैलेंद्र की शादी साल 2011 में सुल्तानगंज की प्रियंका से हुई थी और 3 बच्चों के साथ दोनों का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन पैसों के लेन देन को लेकर विवाद इस कदर आगे बढ़ गया और मामला थाने और जेल तक जा पहुंचा। जेल से छूटने के बाद शैलेंद्र को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पत्नी प्रियंका बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और वहां अपने मुंहबोले मामा कमल पासवान से प्रेम संबंधों में पड़ गई। इंस्टाग्राम पर दोनों की तस्वीरें भी सामने आई और जब शैलेंद्र ने अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की तो उस पर छेड़खानी का केस भी दर्ज कर दिया गया। इतना की धमकियां भी मिली और अब कचहरी में जब शैलेंद्र को पत्नी प्रियंका दिखी तो उसने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका वहां से बचती हुई नजर आई, भागती हुई नजर आई और घंटों तक चले इस नाटकीय घटनाक्रम को देखने के लिए कचहरी परिसर में भीड़ जमा हो गई और शैलेंद्र की ओर से अपनी पत्नी और जीवन को वापस पाने की गुहार सुनाई देती रही। और इसकी ये तस्वीरें भी सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पति न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। अभी जब हम सास का गोल पकड़े तो वो हमको मारने उठे, कहा कि तुम यहाँ कोई नहीं है तो मत आओ, यहाँ कोई लेना देना, तुम मेरे पिताओं को छेड़खानी किए, हम कुछ नहीं किए। और बच्चे से भेंट करने गए, बोले टीचर का नंबर दो, हम पैसा पेमेंट करेंगे, पढ़ाता है। ये पत्नी कहाँ है? सुल्तानगंज में रहता, 3 साल से। छोड़ दिया है? हाँ, 2 लाख नगद और सब जेवर लेके गया है। हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चला, देखते सर। और बढ़ते हैं आगे। भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है तो वहीं उधर चीन इनोवेशन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चीन ने एक ऐसा एटीएम बनाया है जिसे गोल्ड एटीएम कहा जा रहा है और इसमें आप सोना डालेंगे तो मशीन कुछ ही मिनटों में उसे पिघलाकर इसकी शुद्धता की जांच करती है और कीमत भी बताती है और उसी समय पैसे आपके अकाउंट में जमा कर देती है। ये गोल्ड एटीएम चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में लगाया गया है। तो एक बार फिर चीन ने जो है सभी को हैरत में डाल दिया है और गोल्ड एटीएम बनाया है, जिसकी खासियत की अगर हम बात करें तो ये भी जो है इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर इसमें सोना डाला जाता है तो कुछ ही मिनटों में मशीन जो है उसे पिघला देती है और इसकी शुद्धता की जांच करके वो भी ग्राहक को जानकारी देती है और उसी समय पैसे आपके अकाउंट में भी जमा हो जाते हैं, जो कीमत होती है वो भी बता दिए जाते हैं। और इसको फिलहाल चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।